सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें और कंटेंट आपका पूरा सिविल सर्विस को ध्यान में रखते हुए है। एक तो पाराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व एक टॉपिक आता है, ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है। चाइना ईस्ट रिएक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इस पर आपको साल दो साल में काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं इसमें, प्रीलिम्स में, मेंस में। साइंस टेक का टॉपिक है। लाइट एंड पोल्यूशन बर्डन ऑफ थर्मल पावर स्टेट्स, एडिटोरियल के अंदर ये टॉपिक है। तो इसे कुछ पॉइंट्स से डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ही कॉमन सेंस वाले टॉप पॉइंट्स हैं, तो आप उसको लिख सकते हो एग्जाम में, मतलब उसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। डीडीओएस अटैक क्या है, अगेन साइंस टेक का टॉपिक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक है, और ये जर्मनी में इकोनॉमिक स्लम्प है, वो आपका इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक है। आज की ये सारे टॉपिक्स हैं। फिर जो मेंस का क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ दैट इज़ देयर। और लेट मी इन्फॉर्म यू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटी एंड गवर्नेंस का कोर्स मैंने लॉन्च किया, और यूपीएससी एपीएफसी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसका भी कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है, तो उसको भी अब आप फिर अपना गो थ्रू हो जाना। क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हैज़ इंपॉर्टेंट रोल इन नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स सोसाइटल इशूज़। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। 15 मार्क्स में लिखना है, विद एग्जाम्पल आप लोग लिखें ज़रूर से, और अपने आंसर को सेंड कर सकते हैं। आकलन प्लस में अपने आंसर को अपलोड कर सकते हैं, अगर आप सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करके ये जो कोर्सेज चल रहे हैं इनका हिस्सा बन रहे हैं। कोई क्वेरी इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस का कोर्स आपका आगे है। इसमें बेसिक्स और एडवांस। बेसिक्स का मतलब जो पूरा पॉलिटी आप पढ़ते हैं वो रहेगा, गवर्नेंस का भी बेसिक्स रहेगा, प्लस कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट के टॉपिक्स भी इसके अंदर कवर्ड होंगे। तो ये पूरे के पूरे लगभग 50 लेक्चर्स हैं, और एडवांस टॉपिक्स लगभग 15-20 हो, तो 70 प्लस लेक्चर्स इसके अंदर आपके होंगे। 70 प्लस लेक्चर्स आपको है। 25 फरवरी से आपको जो है क्लासेस ऑलरेडी, मतलब जो शेड्यूल्ड हैं वो आपको मिलने लग जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, अभी आज लॉन्च है, तो आप जाओगे ऐप के अंदर तो 20% से अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। 20% से जो अमाउंट है दैट इज़ गोइंग टू रिड्यूस, ठीक है, इस कोर्स में, क्योंकि प्राइस वैसे भी अराउंड ज़्यादा नहीं है, मतलब इट्स वेरी लेस, अराउंड 1500-1600 का प्राइस है, तो वो उसमें 20% और रिड्यूस आपका हो जाएगा। तो इस कोर्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। साइंस टेक का कोर्स भी लगभग 1599 है, और उस पर भी आज 50% शायद ऑफ होगा, 50 या 20% आप देख लेना, तो और अमाउंट रिड्यूस आपका हो जाएगा। तो ये काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ है आपको। जब भी आप ज्वाइन करें तो उसमें क्लिक, जो ऑप्शन अप्लाई करने का कोड ऑप्शन आता है उसको आप क्लिक कर सकते हैं। क्रैश कोर्स ये जरूर से ज्वाइन करना इस साल के प्रीलिम्स के लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं। इसकी डिटेल लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसमें स्टैटिक और पूरा कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट कवर्ड है, प्लस 2 साल का करंट अफेयर्स है, 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं। इसके अलावा जनरल साइंस भी अवेलेबल है आपके लिए, हिस्ट्री रिवीजन बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। तो सब कुछ सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर अवेलेबल है, और ऑफर है। तो जैसे आप, मैंने कहा कि यूपीएससी लाइव कोड यूज़ कर सकता है, और अगर जो भी आपका ऑफर होगा उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। मैक्सिमम कोर्सेज में 50% ऑफ है, और जो कोर्सेज हैं उनमें 20% ऑफ है, जैसे पॉलिटी का कोर्स है, यूपीएससी एपीएफसी का कोर्स है उसमें। तो देखते हैं पाराम्बिकुलम रिजर्व जो है ऐड 15 आपके नए स्पीसीज जो है ऐड ऑन की गई हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बस ज्योग्राफी कंटेक्स्ट में देखना है कि ये जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे लोकेटेड है। वेस्टर्न घाट, इसकी स्पेसिफिक लोकेशन इसको यूनिक बनाती है, और वो केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर में सिचुएटेड। अब देखो, एक प्रश्न आपके लिए ऐसे फ्रेम हो सकता है कि इनमें से कौन सा है जो, जैसे एग्जांपल होगा कि जो स्टेट बाउंड्री के अंदर है। तो ये ध्यान में रखना है कब आपका रिजर्व इस्टेब्लिश हुआ, 2010 के अंदर, और कंजर्वेशन इसके लिए कई प्रयास 1970 से आपके चल रहे हैं, और काफ़ी सारे इस पे स्पीसीज़ और ये सब तो प्रेजेंट है, तो कॉमन सा पॉइंट है, तो ये ध्यान में रखना है। अच्छा, जल्द ही मैं आप लोग के लिए एक बुक टाइप लेकर आऊँगा जिसमें हिंदू की मंथली समरी आपको मिलती रहेगी, तो उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। और प्लस जो आप लोग कंटेंट देख रहे हैं उसको प्लीज़ गो थ्रू होते रहें, पढ़ते रहें, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। और कंटेंट जो है वो उसी तरीके से जो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से आपके लिए है उस पर ही थोड़ा आपको फोकस करना है। चलो देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चाइना का ईस्ट रिएक्टर की बात करते हैं, बहुत अल्टीमेट टॉपिक है। और जैसे हम लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट, तो जैसे सूरज है या कोई भी स्टार होता है, तो उसमें जो एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न का मतलब जब दो दो एटम्स जुड़ते हैं, ठीक है, दो जुड़ना, जैसे दो एड ऑन होना, तो वो फ्यूज़न होता है। और एक, अगर आप लोग जैसे मान लो एक एटम है, दूसरा ये फ्यूज़ करेगा, मतलब जोड़ेंगे, तो फ्यूज़न होता है। जैसे न्यूक्लियर फ्यूज़न आपका सूरज या किसी भी स्टार में होता है। और एक होता है फिजन, फिजन में न्यूट्रॉन टकराता है, और इसको दो चीज़ में तोड़ देना, टूटता है दो,
दो में, ठीक है। तो इसमें आपका साइंटिफिक जैसे मास का जो डिफरेंस होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ जो रिलेटिविटी है इक्वल टू mc² के कंटेक्स्ट पे। तो यहाँ पर वो सब नहीं देखना, बट यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि न्यूक्लियर जो आपका यहाँ पे देखते हैं, न्यूक्लियर फ्यूशन का जो एक मतलब चाइनीज साइंटिस्ट ने अपना एक एक्सपेरिमेंट है, दैट इज एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक। ईस्ट शब्द मतलब ईस्ट जो हमने इस्तेमाल किया है, सो एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक, उसने जो प्लाज्मा मतलब चार्ज पार्टिकल बहुत समय तक लगभग 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में काफ़ी समय तक रखा, अराउंड 1066 सेकेंड, जो कि बहुत मिली सेकेंड में ही आप रख सकते हो। क्योंकि आप सोचो 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, उस टेम्परेचर में फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न के लिए टेम्परेचर हाई बहुत ज़रूरी होता है। तो वो मतलब जो फ्यूज़न हुआ, ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, और ये है ना एकदम चार्ज पार्टिकल का सूप टाइप आप मानो, जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो उसको लगभग 1066 सेकेंड तक किया। तो ये बहुत बड़ा कदम है न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्टर डेवलप करने के लिए। ज़्यादातर रिएक्टर न्यूक्लियर फिजन पर बेस्ड होते हैं, जिसके अपने डिसएडवांटेज होते हैं, जो वी विल डिस्कस। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न जो प्रोसेस है, इसमें दो जो एटॉमिक न्यूक्लिया है वो आपका लाइक फॉर्म करता है, ज्वाइन करता है। एंड यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन वो डिस्कवर किया गया था 1938 में ऑटो हन फ्रिट्ज स्ट्रासमैन के द्वारा, और इसके बाद फिजन रिएक्टर बना। और फ्यूज़न एनर्जी की बात करें तो ये भी साइंटिस्ट काफ़ी प्रयास भी कर रहे हैं, बिकॉज देखो फ्यूज़न और फिजन दो, जैसे हमारे देश में भी जो न्यूक्लियर रिएक्टर है दे आर टोटली बेस्ड ऑन फिजन। फ्यूज़न की तरफ हम जाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि फ्यूज़न जो रिएक्टर्स होते हैं उसमें जो हार्मफुल रेडियो एक्टिव वेस्ट और ये सब होता है वो उतना अधिक नहीं होता है, तो क्लीन सेफ है जनरली। तो अगर हमने इसको प्रोड्यूस कर लिया तो जो रिस्क होता है या जो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट बनता है वो उतना नहीं बनेगा। फिर देखो यहाँ पे जो फ्यूज़न में एक और चीज़ आती है, वो है ट्राइटियम प्रॉब्लम। ठीक है, ट्राइटियम प्रॉब्लम एक शब्द यूज़ होता है। ट्राइटियम क्या है? आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। मतलब आइसोटोप का मतलब जैसे आपके प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जैसे एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके सेम होते हैं, बट जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, आई एम सॉरी, प्रोटॉन तो सेम नंबर होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर आपके करते हैं, तो वो आइसोटोप्स होते हैं। और फ्यूज़न रिएक्शन के अंदर जो ट्राइटियम है, ट्राइटियम बेसिकली एक आइसोटोप है ट्राइटियम, जिसमें एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन आपके प्रेजेंट होते हैं, एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। और ड्यूटेरियम एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन आपका है जो कि इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम ट्राइटियम बोलते हैं, वो इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर। अब समझना बात को, जनरली ड्यूटेरियम का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक जैसे ड्यूटेरियम जैसे जो आइसोटोप है उनको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो जैसे समुद्र के पानी से। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन में आपको ट्राइटियम की आवश्यकता है उसको आप कहाँ से लाओगे, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग चीज़ रहती है। तो आप उसको कैसे, मतलब कई जगह पे कुछ रिएक्टर्स हैं जैसे हैवी वाटर फ्यूजन रिएक्टर्स कनाडा, इंडिया, साउथ कोरिया के अंदर है, वहाँ से आप ट्राइटियम को कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन जनरली ऐसे थोड़ा सा मुश्किल है, जब लार्ज स्केल में जब फ्यूजन रिएक्टर का इस्तेमाल होगा तो ट्राइटियम कहाँ से लेकर आओगे, सबसे बड़ा चैलेंज यही है। अब आपसे देखो प्रश्न क्या बनेगा कि ट्राइटियम प्रॉब्लम किससे एसोसिएटेड है। ठीक है, ट्राइटियम प्रॉब्लम बेसिकली किससे एसोसिएटेड है, तो आपको कंक्लूड क्या करना है कि जो ट्राइटियम प्रॉब्लम है, ट्राइटियम प्रॉब्लम बेसिकली इज एसोसिएटेड विथ फ्यूजन रिएक्टर। ट्राइटियम का इस्तेमाल किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस लाइक जो ट्राइटियम इट इज़ बेसिकली यूज इन फ्यूजन रिएक्टर। और ट्राइटियम की ज़रूरत मतलब फ्यूजन रिएक्टर के लिए आपका होता है, और अगर ये नहीं अवेलेबल होता है या क्योंकि कम अवेलेबल है तो इसे ट्राइटियम प्रॉब्लम शब्द इस्तेमाल करते हैं। सो नेसेसरी जो टेम्परेचर न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें वो भी एक बड़ा चैलेंज आपके लिए बनता है, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर आपको लेना पड़ेगा, तभी जो एक जो रिपल्सिव फोर्स होता है अलग अलग, है ना, तो वो आपका उसको ओवरकम करते हुए है ना, डिफरेंट चार्ज पार्टिकल जैसे प्रेजेंट उनका रिपल्सिव फोर्स है उसको ओवरकम करते हुए दोनों कंबाइन आपके कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हीटिंग चाहिए, लगभग 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, तभी जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर जो फोर्स है जो कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाइंड करते हैं उनको एक तरीके से आप अलग कर सकते हो। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप ये चीज़ अचीव भी करते हो जहाँ पे आप ये जो ओवरकम कर रहे हो न्यूक्लियर फोर्स को, वो बहुत ही कम समय, 1 फेम्टोमीटर, है ना, मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ही कम समय में समय के लिए कर सकते हो। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो लाइक जो डिस्टेंस है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में वो बहुत ही कम आपका होता है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उनके बीच होता है। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके माध्यम से कि जो भी ये न्यूक्लियस है वो कोलाइड करें आपस में,
कोलाइड करके आपस में जो इनका मिलन हो जाए या जुड़ जाएं पूरे तरीके से, तो उसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, तभी जो काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड है वो आपकी जनरेट होती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग आपको समझना है कि न्यूक्लियर फ्यूज़न के लिए बहुत बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए और वो स्टेट बहुत ही कम समय तक आप अचीव कर सकते हैं। और ये ईस्ट रिएक्टर है जिसमें इनसाइड द ईस्ट रिएक्टर ड्यूटेरियम गैस को हीट किया गया अप्रॉक्सीमेटली 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक। 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस में हीट करने के बाद प्लाज्मा जो स्टेट है वो अचीव हुई। और प्लाज्मा स्टेट अचीव करने के लिए जो भी ये पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स, वो इजीली मूव कर सकते हैं, तैर सकते हैं। जैसे मछलियाँ पानी में तैरती हैं, वैसे ही जब प्लाज्मा स्टेट अचीव होती है तो ये चार्ज पार्टिकल्स को आपस में कोई ऐसा मतलब ये मुक्त हो जाता है, इन्हें मोक्ष मिल जाता है एक तरीके से। जैसे पहले न्यूक्लियर फोर्स जो है उसके तहत ये पार्टिकल आपस में जुड़े रहते हैं, बाद में फिर जैसे ही प्लाज्मा स्टेट अचीव होते हैं तो ये एकदम मछलियों की तरह, जब मछलियाँ पानी में तैरती हैं वैसे ही प्लाज्मा में ये चार्ज पार्टिकल्स फ्री करते हैं, मूव करते हैं। सो यहाँ पे क्या, ईस्ट रिएक्टर है उसमें उसने मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया है। और ये मैग्नेटिक फील्ड दो तरीके, जिसमें टोरॉइडल और पोलॉइडल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट किया। टोरॉइडल मैग्नेटिक फील्ड जो है जिसके माध्यम से पूरा का पूरा जो रिएक्टर है उसको एनसर्कल किया गया, और पोलॉइडल फील्ड जो है वो सेंटर से फ्लो करता है ना, सेंटर से फ्लो करके एक स्टेबल एनवायरनमेंट उसने क्रिएट किया। तो दो तरीके की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके कहीं ना कहीं वो जो स्टेबिलिटी है प्लाज्मा की उसको अचीव किया गया। और ये जो मतलब स्थिति है इसको लगभग 1066 सेकेंड तक रखा गया, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आपका बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पहले भी स्टेप लिए गए, पहले क्या है वो हमें नहीं समझना, अभी समझना है कि ये सबसे हाईएस्ट लेवल में जब इस स्टेट में कोई चीज़ रह पाई है 1066 सेकेंड, वो ईस्ट रिएक्टर ने आपका किया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जैसे एक रिएक्टर आपने देखो कि भारत के जो मतलब इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल गए थे, तो ये इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर ITER में वहाँ भी गए थे, तो वहाँ पर भी इस पर चर्चा हुई थी। तो बहुत प्रश्न बन सकते हैं, जैसे टोकामक क्या होता है, इस पर मैंने पहले चर्चा कर रखी है। तो ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर, इसमें भी फ्यूजन रिएक्टर डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। एम्बिशियस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जिसमें 6 देश इन्वॉल्व है, इंडिया और कई जो मेंबर्स है यूरोपियन यूनियन के। और इसमें भी कई मतलब इसमें इश्यूज़ वही है कि कहीं ना कहीं बजट और इस सब का इशू है आपका रहता है। तो यहाँ पे जो ईस्ट का जो सक्सेस वो कई इंसाइट प्रोवाइड कर सकता है, क्या टेक्नोलॉजीज चाहिए जिसके माध्यम से हम न्यूक्लियर फ्यूजन की तरफ जा सकते हैं। तो ईस्ट जो है ये रिप्रेजेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूजन के लिए एक इंपॉर्टेंट रिसर्च देता है। अब जैसे एक होता है स्टेलर रेटर्स जो है, यहाँ पे भी ये मतलब अगर ये एक ऐसा डिज़ाइन आप याद रखो न्यूक्लियर रिएक्टर का, ऐसा डिज़ाइन होता है जिसमें पोलॉइडल मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने दिखाया दो प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड, एक है ना, जैसे अगर आप ये शब्द याद रखो, दैट इज टोरॉइडल एंड पोलॉइडल। टोरॉइडल मैग्नेटिक फील्ड जो कि रिएक्टर को एनसर्कल करता है, पोलॉइडल जो है वो फील्ड बेसिकली आप देखोगे कि इट फ्लो थ्रू द सेंटर से फ्लो आपका करता है। सो लाइक ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। फ्यूचर की बात करें तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं, वाई वी वांट टू डू इट, सबसे बड़ा चीज़ है बिकॉज हमें एनर्जी का प्रोडक्शन का सोर्स चाहिए। और जो फ्यूज़न रिएक्शन वो थोड़ा सेफ भी है। और चैलेंज क्या है थोड़ा सा देखना है कि वो ट्राइटियम प्रोडक्शन, हाई टेम्परेचर सबसे बड़े चैलेंजेस है। ये दो आपको समझना है कि दीज आर द 2 मेजर चैलेंजेस फ्यूज़न रिएक्टर अगर आप डेवलप करना चाहते हो। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और आप यूट्यूब में सर्च करना है, टॉपिक किसी ने नहीं किया होगा, मतलब जिस टाइप से हमने डिस्कस कर लिया। तो ये मैंने फैक्ट्स मेंशन कर दिए हैं, तो ये आप फटाफट रिवाइज कर लेना, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लाइटन द पॉल्यूशन। ठीक है, लाइटन द पॉल्यूशन बर्डन ऑफ थर्मल पावर स्टेशन। अब इसमें देखो इन्होंने ना बहुत सारे कि हमारी इतनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, ये है वो है, इस टाइप की चीज़ें इन्होंने हाईलाइट की। देखो इतना याद नहीं रहेगा जो मेरा कहना है, आप आर्गूमेंट्स मैंने 6-7 पिक कर लिए, उसको आप ले लो, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। देखो आप देखो एक ये भी हमें समझना है कि अभी जैसे बहुत सारे फैक्ट्स मैं आपको लिखा भी दूँ, एक एक लाइन इस पर जो लिखी है वो भी लिखा दूंगा, तो वो थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग बन जाता है। ठीक है, कॉमन जैसे इलेक्ट्रिसिटी और कॉन्क्रीट लिस्ट के अंदर आती है, ये सब कुछ पॉइंट्स इनमें मेंशन आपके हुए हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या नहीं आ सकता है, ये बहुत ही कॉमन सेंस पर चीज़ें बेस्ड है। मतलब आपको इतना नॉलेज रहता है कि उसको आपको 4-5 पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हो। लेकिन फिर भी एक चीज़ जो आप हमेशा हाईलाइट कर सकते हो कि इंडिया का जो क्लाइमेट कमिटमेंट है, तो लगभग नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कि हमें कार्बन एमिशन कैसे रिड्यूस करना है, इस पर हमने अपने खुद के गोल्स बता रखे हैं पेरिस एग्रीमेंट में। जैसे 45% रिडक्शन इन एमिशन इन
इलेक्ट्रिसिटी बाय 2030 एंड 50% इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी जो है हम जनरेट करेंगे नॉन फॉसिल सोर्सेज, मतलब जो फॉसिल फ्यूल है या फॉसिल्स जो कोल और इनके इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, तो आधा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी हम नॉन फॉसिल सोर्स से जो है क्रिएट करेंगे। थर्मल पावर प्रेजेंटली हमारा डोमिनेट करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, ये है। कार्बन एमिशन, इंडिया लगभग 20,794 kg ऑफ कार्बन एमिशन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में क्रिएट करता है। भारत में लगभग 378.21 बिलियन टन कोल रिजर्व है। उड़ीसा में लार्जेस्ट शेयर आपका है। कोल सप्लाइंग जो है दैट इज़ अराउंड 59.12 ऑफ द टोटल एनर्जी सप्लाई। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब है ना। अब देखो एक आर्गूमेंट ये हो गया कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी थर्मल सोर्स से करते हो तो इन आर्गूमेंट को बता सकते हो, देखो भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन उसमें थर्मल पावर का डोमिनेंस है, कार्बन एमिशन एक बड़ा इशू है, कोल रिजर्व हमारे पास है। अब अगर आप ट्रांजिशन भी करते हो तो यहाँ पे जहाँ पे थर्मल पावर आप कह सकते हैं कि जो स्टेट प्रोड्यूसिंग थर्मल पावर फेस पोल्यूशन बर्डन विदाउट कंपनसेशन, तो जहाँ भी मान लो थर्मल पावर आप प्रोड्यूस कर रहे हो वहाँ पे भयंकर तो आपका पोल्यूशन होगा, तो भी कहते हैं हमें कंपनसेशन होना चाहिए। जो कंज्यूमिंग स्टेट है वो बेनिफिट होते हैं फ्रॉम क्लीनर इलेक्ट्रिसिटी विदाउट, है ना। तो यहाँ पे जैसे जो स्टेट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन फेस करना पड़ता है, तो उनका कहना है कि यार हमको तो एटलीस्ट वी शुड बी प्रोवाइडेड कंपनसेशन। वही अगर आप जो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, जो जहाँ पे कंज्यूमिंग जो स्टेट्स हैं दे बेसिकली जहाँ क्लीनर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो वो क्लीनर इलेक्ट्रिसिटी उनको मिल रही है और उनको ऐसा कोई एनवायरमेंटल कॉस्ट का उनको कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात महाराष्ट्र काफ़ी सारा जो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को इंपोर्ट करते हैं। स्टेट लाइक छत्तीसगढ़ बिहार और नेट एक्सपोर्टर हैं क्योंकि मैक्सिमम जो कोल रिजर्व्स और ये सब यहाँ पे काफ़ी सारा है और थर्मल पावर प्रोडक्शन के लिए जो कि एक मेजर सोर्स भी है। तो करंटली रेगुलेशन डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स टू लेवी टैक्स ऑन जनरेशन। तो ये ऐसा नहीं है कि जैसे जो स्टेट्स है मान लो जहाँ भी प्रोडक्शन हो रहा है तो सरकार हो सकता है कि उसमें जनरेशन जो हो रहा है उस पर टैक्स लगा दे और उस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा एनवायरमेंटल कॉस्ट भी काफ़ी अधिक है, हमारा पॉल्यूशन हो रहा है, उसका हेल्थ इश्यूज़ लोगों को फेस करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इट्स बेटर टैक्स इम्पोज करें, उस पैसे का फिर दूसरे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे दो तरीके के, एक तो ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी स्टेट्स ले रहे हैं जैसे गुजरात महाराष्ट्र, और एक जो प्रोड्यूस कर रहे हैं या कोल रिजर्व जिनके पास है जैसे कि छत्तीसगढ़ और बिहार। तो दोनों में एक तरफ को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, दूसरे को जो है क्लीनर एनर्जी मिल रही है। तो क्या हम उस पर टैक्स इम्पोज हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सोचने वाली बात है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डिड DDoS अटैक क्रिपल्स कावेरी 2.0। ठीक है, ये कि लाइक कावेरी 2.0 एक वेब बेस्ड पोर्टल है जो कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कर्नाटका के अंदर उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ DDoS अटैक क्या होता है, ये डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। देखो इसका नाम भी आप समझो कि जैसे मान लो कि प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन ये आप वेब पोर्टल के माध्यम से आप फैसिलिटेट होना, तो ये एक सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो। अब अटैक के माध्यम से वो जो सर्विस है उसको पूरे तरीके से डिनाई कर देना या उस सर्विस को रोक देना, वो साइबर अटैक के माध्यम। तो ये जो तरीका होता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इसके माध्यम से क्या है कि जो भी नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं, टारगेटेड सर्वर सर्विस या नेटवर्क, उसको टारगेट किया जाता है जिससे सर्विस पूरी तरीके से डिसरप्ट हो जाती है और इसमें जैसे जो इंटरनेट ट्रैफिक है वो भी अफेक्ट होता है। तो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक जो खास तौर से एक सिंगल सोर्स से अचीव आता है। जो DDoS अटैक है वो मल्टीट्यूड ऑफ कॉम्प्रोमाइज सिस्टम है ना। तो जैसे आप ये समझते हैं कि एक होता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक और है जो कि सिंगल सोर्स से ओरिजिनेट होता है, और एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक DDoS होता है जिसमें आपके सिस्टम के अंदर ही बहुत सारे मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके प्रेजेंट है, जो इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर प्रेजेंट यूज़ कर रहे हो। तो या फिर आप कह सकते हो कि बॉटनेट का इस्तेमाल किया गया है जो इन्फेक्टेड आप कह सकते हैं कि सर्वर हैं वो इन्फेक्टेड हैं और वो आपस में नेटवर्क के माध्यम से कनेक्टेड हैं। तो वो जो है एक तरीके से वी कैन से कि ये एक सोर्स बन जाता है DDoS अटैक, जिसे हम कहते हैं DDoS अटैक लेवरेज मल्टीट्यूड ऑफ कॉम्प्रोमाइज सिस्टम। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज सिस्टम एक सोर्स बनता है DDoS अटैक के अंदर, और वही DOS जो अटैक होता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, वो सिंगल सोर्स से ओरिजिनेट होता है। एक आपका वॉलोमेट्रिक प्रोटोकॉल अटैक और एप्लीकेशन लेयर अटैक, तीन तरीके का अटैक होता है। एक होता है वॉलोमेट्रिक अटैक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो बैंडविड्थ है जिस पे कम्युनिकेशन और सब होता है उसको टारगेट किया जाता है, उसको फ्लड कर दिया जाता है। प्रोटोकॉल अटैक है, इसमें जो नेटवर्क में जो आप चीज़ें यूज़ करते हो
है ना, जो प्रोटोकॉल्स होता है तो उसको, उसके वीकनेस को यूज़ किया जाता है। और एप्लीकेशन लेयर अटैक है, ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन और सर्विस को टारगेट करता है। ये 3 तरीके के DDoS अटैक आपके होते हैं। तो समझना आपको DDoS अटैक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये UPSC का लेवल कंटेंट है, इनको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है DDoS अटैक है, वॉल्यूमेट्रिक अटैक, प्रोटोकॉल अटैक, एप्लीकेशन लेयर अटैक, ये 3 तरीके से आपको ध्यान में रखना है। दूसरा एक चीज़ और हाईलाइट किया गया है, जस्ट अ मिनट, एक मिनट है ना। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। फिर बॉटनेट की बात करें तो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं इसमें, दैट आर इन्फेक्टेड विथ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, पर्पस क्या है, यूज टू परफॉर्म कोऑर्डिनेटेड अटैक, कोई भी टारगेट सिस्टम को अटैक आपका किया जाता है। और इसमें क्या है, DDoS अटैक्स के माध्यम से लाइक है ना, तो यहाँ पे कई जो नेटवर्क होते हैं कॉम्प्रोमाइज डिवाइसेस या बॉटनेट है, उनको कंट्रोल किया जाता है पहले, है ना। तो बॉटनेट का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि बॉटनेट में जो इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं उनको आप जोड़ दो, जो कि इन्फेक्टेड हैं, कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर या मतलब जो इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर उस पर डाला हुआ है, और कनेक्टेड डिवाइसेस उनका इस्तेमाल किया जाता है। और उनका इस्तेमाल करके जो आपस में कनेक्टेड है, फिर एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से जो अटैक है वो आपका किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे केस स्टडी, यहाँ पे कावेरी 2.0 अटैक का है, तो उससे कई सारे फेक अकाउंट वगैरह सब क्रिएट किए गए थे, जो कि एक वेब पोर्टल है कर्नाटका के अंदर रजिस्ट्री के लिए, जो रजिस्ट्रेशन आपका होता है उसके लिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन इन द सेंस कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे कई सारे हम कदम उठा सकते हैं, जैसे आपको जो भी ट्रैफिक आ रहा है उसको फिल्टर प्रॉपर करना, मॉनिटर करना, रेट लिमिटेड मतलब नंबर ऑफ रिक्वेस्ट यूज़र जो है रेस कर सकता है उसको लिमिट करना, फिर कोलैबोरेट करना, तो कई साइबर सिक्योरिटी से उसको लेते हुए। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से आप DDoS अटैक को कंट्रोल कर सकते हो। ट्रैफिक को फिल्टर कर दो, मॉनिटर करना, रेट लिमिटिंग एंड कोलैबोरेशन, ठीक है। रेट लिमिटिंग मतलब जो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट यूज़र कैन मेक इन स्पेसिफाइड, एक टाइम फ्रेम में कितना जो है आपका नंबर ऑफ रिक्वेस्ट वो रेस कर सकते हैं। अब एक और चीज़ आ जाती है कि DDoS अटैक जो है वो इट कैन मतलब सर्विस को रोक सकता है या सर्विस को अफेक्ट कर सकता है बिना डेटा को चुराए। और बॉटनेट जो है इसकी वजह से और इसको चीज़ें और वनरेबल हो जाती है। बॉटनेट क्या होता है मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो कहीं ना कहीं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले से ही कुछ कदम उठा कर रखना बहुत मैटर करता है, ठीक है। ये रिवीजन के लिए मैंने क्वेश्चन फॉर्मेट में कंटेंट डाल दिया, आप लोग गो थ्रू हो जाना, ये आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए बनता है। देखो यहाँ पे एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरा होता है मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है। इथिक्स इंटीग्रिटी का कोर्स भी मैंने पहले से लॉन्च कर रखा है, उसमें लगभग आप कह सकते हो 25-30 लेक्चर्स हैं और पूरे PDF फॉर्मेट में नोट्स हैं, बहुत अल्टीमेट तरीके से मैंने बनाया हुआ है। 250 नंबर आपका कवर होता है, ठीक है। वो कोर्स आप लोग गो थ्रू हो जाना, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन में पूरे वीडियो लेक्चर देख लेना, नोट्स पढ़ डालना, आपको पूरा जो थ्योरी पार्ट है इथिक्स एंड इंटीग्रिटी का वो कवर हो जाएगा। बहुत अल्टीमेट तरीके से बना, इवन उसमें ARC रिपोर्ट भी है और गवर्नेंस इन इंडिया के चैप्टर्स भी मैंने डाले हुए हैं जो आपको बेसिक ब्यूरोक्रेसी और वो समझने के लिए चाहिए। तो ओवरऑल लगभग वो 35-40 तक लेक्चर हैं, ठीक है। तो वो ऑफर भी आपका आप देखना, अगर कोई होगा तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो, सौरभ पांडे CSE ऐप। तो वो इससे सब इथिक्स एंड इंटीग्रिटी का एक कंटेंट आपके पास रहेगा, एक नॉलेज आपके पास रहेगा, क्योंकि देखो जैसे टर्म्स और ये सब मेंशन्ड है वो आप गो थ्रू अगर होगे तो जो भी ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो कि न्यूज़ के अंदर होते हैं तो उसके प्रति आप जो है गो थ्रू हो सकते हैं, मतलब उसके प्रति आप मतलब एक अंडरस्टैंडिंग आपके डेवलप हो सकती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करें, देखो मोरालिटी का है ना, हम बोलते हैं ना मोरल, इथिकल, ये शब्द यूज़ करते हैं। देखो किसी भी एक्शन एक्टिविटी को जब हम जज करते हैं, है ना, बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, तो है ना, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे हम कोई चीज़ सही है, मान लो सरकार के द्वारा कोई कदम सही है कि नहीं, या जुडिशरी ने कुछ इंटरप्रेट किया या कुछ भी स्टेप लिया गया है, तो उसका जो बेसिस है कि वो सही है कि नहीं, उसका बेसिस जब कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न, कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आपकी कहलाती है। अब जैसे मान लो कि बिहेवियर ऑफ MP MLA रेस्पेक्टिव उनके असेंबली के अंदर,
तो वहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात कर सकते हैं। है कई जो लॉज होते हैं, ये कई सोशल इश्यूज़ होते हैं, सामाजिक कई इश्यूज़ हो जाते हैं, तो वहाँ पे स्पेसिफिक कई एक्शन को हम सही या गलत कह सकते हैं, वहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बेसिकली एक बेसिस बन जाता है जिसके माध्यम से हम ये देखें कि हमारा एक्ट, एक्टिविटी या जो भी ख़ास तौर से जो गवर्नमेंट इन एक्शन है या जो हमारा तंत्र, सरकारी तंत्र है, उसके एक्शन को हम सही गलत कह सकते हैं या जुडिशल इंटरप्रिटेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल माइनॉरिटी एक बहुत महत्वपूर्ण जुडिशल प्रोनाउंसमेंट के लिए जो है इन बहुत महत्वपूर्ण हो गया, जो जजमेंट्स और इसमें आ गया है। और कई सारे जो लॉज को इंटरप्रेट करना, किसी लॉ की वैलिडिटी को देखना ठीक है कि नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का इस्तेमाल आपका होता है। तो ये क्या है कि इसका ब्रिटिश क्लासिकल जॉर्ज ग्रोट है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जैसी चीज़ों को सामने रखा था। और खाली रूल्स जो है वो आपके इनसफिशिएंट है किसी भी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को रन करना, ठीक है। अब जैसे मान लो हम अपने परिवार में रहते हैं, तो हमें ये रहता है कि बड़े बड़ों का सम्मान करो, जिम्मेदारी लो, बड़ों की अपनी एक जिम्मेदारी होती है, छोटों की अपनी एक जिम्मेदारी होती है, ये सब चीज़ें रहती है। तो उसमें भी आपके एक्शन को, जो नहीं कोई रूल्स लिखे हुए हैं, आपके एक्शन को सही या गलत किस बेसिस पे होता है। एक चीज़ होती है कि हाँ तुमने सही किया, तुम बड़े हो, मतलब वही सेम चीज़ें बड़े पे लागू होगी, छोटे पे नहीं होंगी। तो वो सब चीज़ें क्या है कि उस बेसिस पे आपके एक्शन को जज किया जाता है। तो जब हम संवैधानिक मोरालिटी की बात करते हैं तो उसमें भी कुछ इसी प्रकार से कि वाइब्रेंट डेमोक्रेसी सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिर्फ रूल्स को देखा और डायरेक्ट उसको ही हम उसी बेसिस में किसी चीज़ को सही गलत बोल रहे हैं। तो वहाँ से जो डिराइव्ड कुछ चीज़ें हैं आप कह सकते हैं, और जिसके बेसिस पे हम किसी एक्शन को सही गलत बताएंगे, वो जो जिसका बेसिस नो डाउट संविधान ही होगा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जैसे नवतेज सिंह का केस, जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, उन्होंने हाईलाइट किया द कोर्ट ने फ्रेम्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की किसी भी जो आपकी जस्टिस है उसके लिए एसेंशियल आइडल ऑफ जस्टिस है, गाइडिंग द एप्लीकेशन ऑफ लॉ इन कंटेशियस मैटर इंक्लूडिंग कई सारे ऐसे मैटर्स हैं जैसे वुमेन एक्सेस टू रिलीजियस राइट्स, जैसे रिलीजियस साइट्स जैसी चीज़ों को, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का ही इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनली जो है आप ऐसे किसी भी तबके को किसी चीज़ से डिप्राइव नहीं कर सकते। तो नवतेज सिंह केस जैसे जौहर वर्सेस यूनियन, जिसमें डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जैसे इसमें जो इंडिविजुअल फ्रीडम्स को कर्ब किया गया, तो उसमें जो नॉर्म्स है वो आउटडेटेड है, इस चीज़ को हाईलाइट आपका किया गया। जेंडर इक्वालिटी की तरफ फोकस करना, ये है फोकस किया गया, तो यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी मेंटेन करना, तो ये जोसेफ साइन केस के अंदर है। फिर जैसे कई सारी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का एप्लीकेशन आपका हुआ, जैसे अब ये जैसे राइट्स, वुमेन राइट्स इन रिलीजियस स्पेसेस, जो वुमेन का राइट है रिलीजियस स्पेसेस पे, नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस सिविल लिबर्टीज़ की हम बात करते हैं, तो एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी, दूसरी तरफ जो लोग हैं उनकी सिविल लिबर्टी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इस पर एक बेसिस बन जाता है कि किस चीज़ को प्रायोरिटी में रखा जाए। अब कई प्रकार के ऑन गोइंग चैलेंजेस नो डाउट हैं यहाँ पे, लाइक किस तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आप कह सकते हैं उसको मेंटेन करें, यहाँ पे है ना, ये है। और फिर क्या है कि लाइक एम्फसाइजिंग पब्लिक रिएक्शन, क्रिटिक्स, सेल्फ रिस्ट्रेंट कैन बी फोस्टर अ सिविक कल्चर दैट रेस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, political dissent. The challenge lies in cultivating a commitment to constitutional morality that transcend partisan and divides. तो यहाँ पे देखो ये क्या है कि हमारी जो समझ है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के लिए, जैसे मान लो मैं किसी चीज़ से एग्री कर रहा हूँ, किसी चीज़ से डिसएग्री कर रहा हूँ, ये संवैधानिक राइट है। इवन एसेंट किसी चीज़ के प्रति या डिसेंट, वो भी एक संवैधानिक वैल्यूज़ के अंदर ही आता है। तो धीरे धीरे कैसे हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को मेंटेन करते हैं, मतलब जो मेंशन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है उसको, जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं उस पर भी हम उसको कैसे ऑप्ट कर रखते हैं, वो बहुत मैटर करता है। फ्यूचर में कैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब जो बिलीफ है इज़म शब्द का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ पर बिलीफ, तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बहुत है यहाँ पे एक, हमें जब एक समान सोसाइटी डेवलप करना, इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ हम जब जाते हैं, चाहे इंक्लूसिव इक्विटेबल सोसाइटी की तरफ हम जाते हैं, तो वहाँ भी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बहुत मैटर करता है। सो डेमोक्रेसी में एक इस्टाब्लिश्ड, एक आप कह सकते हैं स्टैब्लिश्ड लोग होने चाहिए, जो कि अगेन जो संवैधानिक आइडियल्स हैं उनके प्रति उनका कमिटमेंट बहुत मैटर करता है। तो ये ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे प्रश्न आया हुआ है बहुत, ठीक है। ये मैंने सारे क्वेश्चनर्स जो भी पॉसिबल है वो ऐड किए हैं, तो प्लीज़ उसको रिवाइज कर लेना। जर्मन इकोनॉमी की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको ज्ञान होना चाहिए।
सो देख लेते हैं। एक तो जर्मनी की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो थोड़ा सा पुअर है, एक तो है ना। पहले तो जर्मनी लीडर था एक्सपोर्ट और एंड इंडस्ट्रियल गुड में, अभी कई प्रकार के चैलेंजेस उसे फेस करना पड़ रहा है। एक चैलेंज तो देखो उसे एनर्जी क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है। नेचुरल गैस जो रशिया से है उस पर कट ऑफ किया है इन्वेजन ऑफ यूक्रेन की वजह से। चीप एनर्जी फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बैकफायर्ड किया है, मतलब है ना। तो और शिफ्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर, मतलब एक तो न्यूक्लियर पावर से भी शिफ्ट कर गए, तो रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, तो अब वहाँ से भी इनको कैसे एनर्जी जनरेट करेंगे। दूसरा नेचुरल गैस जो इनको रशिया से मिल रही थी तो उसमें भी कमी करनी पड़ी, वॉर जो रशिया यूक्रेन में हो रहा है। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए अगर आप चीप एनर्जी का यूज़ करो या थर्मल पावर या कुछ ऐसा यूज़ करो तो उसमें कार्बन एमिशन का और काफ़ी सारे इश्यूज और राइज हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो कोई भी इंडस्ट्री डेवलपमेंट आप करते हो तो उसमें एनर्जी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट एनर्जी में ही अवेलेबिलिटी नहीं है, एनर्जी की एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी नहीं है, एनर्जी क्राइसिस की सिचुएशन जो है वो आपकी है, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि इकोनॉमी जो जर्मनी की वो अफेक्ट हुई है। दूसरा, गैस और इलेक्ट्रिसिटी प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, दे है ना। तो अब लिक्विफाइड नेचुरल गैस ट्रांजिशन टू एलएनजी जो कि बहुत अधिक आप कह सकते हैं महंगा भी है। फिर कंपटीशन, चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, तो जर्मन जो भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है उसका डिमांड रिड्यूस हुआ है। सो खासतौर से जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी है चाइना का उसने जर्मन मार्केट को बहुत अफेक्ट किया है, जैसे ऑटोमेटिव, सोलर पैनल इंडस्ट्री को काफ़ी अफेक्ट आपका किया है। और जो डिलेड इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेल लाइन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसमें भी आपका आप कह सकते हैं कि डिले हो रहा है। गवर्नमेंट का जो फोकस है बैलेंसिंग बजट का, तो यहाँ पे सरकार का जो बजट है वो उसमें इनोवेशन या इस टाइप पे फोकस ना हो के किसी तरीके से अपने एक्सपेंडिचर रेवेन्यू को कैसे बैलेंस करें, इस पर ज़्यादा फोकस है। फिर क्या है कि जो स्किल्ड पोजीशंस हैं इंडस्ट्रीज़ में जो होनी चाहिए तो उस पर उसको फिलिंग करने में काफ़ी सारे इश्यूज़ और प्रॉब्लम जो है देखने को मिल रहा है। तो ये है, कई जो वैकेंसीज़ बहुत सारी हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, लोग काम करने के लिए नहीं है। ऑल्दो इस चीज़ अगर इंडियंस को कर लो तो इजीली वो चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कई प्रॉब्लम्स, अगर आपसे पूछा जाए कि जर्मनी के अंदर जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो उसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं, अभी जो पुअर इकोनॉमिक कंडीशन है तो एनर्जी क्राइसिस, इन्फ्लेशन, एनर्जी कॉस्ट, ग्लोबल कंपटीशन, अंडर इन्वेस्टमेंट किया है, लेबर मार्केट इश्यूज़ हैं और इसकी वजह से उनका एक्सपोर्ट भी रिड्यूस हुआ है, कॉस्ट इंक्रीज़ हुआ है, और कहीं ना कहीं फिर और इश्यूज़ जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ रही है। तो कोर्स ऑन पॉलिटी एंड गवर्नेंस आपका लॉन्च हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो प्राइस है दैट इज़ वेरी लेस, फर्दर 20% ऑफ है इन कोर्सेज में जिनका प्राइस ऑलरेडी बहुत ही कम है। इनमें क्योंकि ऑलरेडी ये मोर देन 60+ लेक्चर्स होंगे और भी जैसे एडवांस टॉपिक्स मिला के 15-20 उसके भी लेक्चर्स होंगे, तो इनमें किसी भी तरीके से 50% ऑफ नहीं रहेगा। आज 20% ऑफ है, तो आप लोग उसको गो थ्रू हो सकता है। और इस पर ऑलरेडी क्लासेस शेड्यूल्ड हो चुकी है, 25 फेब से लेक्चर आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, 5 बजे आपको लेक्चर रहेंगे, तो आप प्लीज़ उनको गो थ्रू हो जाएं। और यहाँ पे मैं क्लास को रिकॉर्ड करके ही अपलोड करूँगा, ये ध्यान में रखना है क्योंकि टाइम सेव करना है। दूसरा, जो भी डाउट क्लियरिंग सेशन आपका होगा वो लाइव होगा, तो ये ध्यान में रखना है। कोई क्वेरी तो इस नंबर पर मैसेज करें, डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप और विजिट sauravpande.upsc.com। तो पूरा जो पॉलिटी है, जैसा मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पढ़ाई, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कंटेंट अगर आप कवर करोगे तो आपको नुकसान होगा, तो आप ऐसे ही आपको कवर करना है। तो इस पर मैं गवर्नेंस पार्ट है, ARC रिपोर्ट है, पॉलिटी का टॉपिक है, तो इस पर GS पेपर 2 भी आपका बहुत हद तक कवर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ज़रूर से ज़रूर इस कोर्स को आप लोग करें, ज्वाइन करें और अपना लेक्चर जो देखना है वो स्टार्ट करें। इसके अलावा इस साल के लिए प्रीलिम्स, जो 2 साल का प्रीलिम्स का करंट अफेयर का कोर्स है, साइंस टेक का कोर्स है, बहुत अल्टीमेट है, ठीक है। तो इनमें भी आपके ये कोड यूज़ करेंगे तो अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद हिस्ट्री रिवीजन बैच है, फिर क्रैश कोर्स है, तो इसमें 50% ऑफर आपका एक्टिव है। फिर इसके बाद डाउनलोड करें सौरभ पांडे CSE ऐप गूगल प्ले स्टोर से। कोई क्वेरी है तो नंबर मैंने आपको बता रखा है। और आप टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे भी PDF डाउनलोड करने के लिए इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्वेश्चन देख लो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हैज़ इंपॉर्टेंट रोल इन नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स सोसाइटल इशूज़। इसको आपको डिस्कस करना, आप अपने आंसर को सेंड कर सकते हैं। आक्टन प्लस में ये कोर्स आपका चल रहा है जहाँ पे अपने आंसर का इवैल्यूएशन करा सकते हैं। कोई क्वेरी है तो आप डाउनलोड करें सौरभ पांडे CSE ऐप। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।